नमस्कार साथियों, मैं नवनीत पांडे सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कटारी क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि मिसिंग नंबर के बारे में। मिसिंग नंबर्स हमारा लेक्चर पहला होगा और मिसिंग नंबर एक रीजनिंग का एक टॉपिक है जहां पर सीयूईटी में बहुत ही अच्छे अमाउंट्स में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम इसे 2 क्वेश्चन तो बना ही देंगे आपके लिए। अगर हो सकता है फिगर बेस बना दें या हो सकता है आपके पास नंबर बेस बना दें। तो नंबर बेस पे अगर बनाएंगे तो हम लोग सीरीज के क्वेश्चन में भी डाल देते हैं, और अगर फिगर बेस बना दिया तो हम लोग मिसिंग नंबर के बेसिस पे डाल देते हैं उसको। तो सवालों को करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, आइए आज हम जानते हैं हमारे लेक्चर पहले में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिसिंग नंबर के बारे में बात रखिए कहाँ जा सकती है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। बच्चों, अगर मिसिंग नंबर की आपसे बात कही जा रही है, आप ये मान लीजिए कि जितने भी मिसिंग नंबर्स के सवाल बनेंगे आपके पास, जितने भी आपके बच्चों मिसिंग नंबर्स के सवाल बनेंगे, वो सभी हमारे मिसिंग नंबर्स के जितने सवाल बनेंगे उन सभी सवालों में एक चीज कॉमन होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डिजिट या एक नंबर को गैप में रखा गया होगा या उसको रखा ही नहीं गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई होगी, तो मैट्रिक्स का मतलब बच्चों यहाँ से ये होता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। एक कॉलम और रो को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखा गया होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक बात बताइए कि आपके पास एक ये मैट्रिक्स दी गई है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स या मेंबर को लिखता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपने यहां लिखा है 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया है 4 5 6। आपने यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स को लिखा है। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट को लिखा है। तो जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, जैसे वर्टिकल लाइन का मतलब बच्चों आप यहाँ से ये है कि जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो यहाँ टोटल कितने कॉलम हो जाते हैं? तो टोटल यहाँ पे 3 कॉलम निकल के आते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम है और 3 कॉलम के बाद जो मेरे पास रो की काउंटिंग है, पहली रो और यहाँ पर दूसरी रो, तो इसको हम कहेंगे R1 और इसको हम कहेंगे R2। तो जो ये मैट्रिक्स बन के आई है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा रो इनटू कॉलम का। रो इनटू कॉलम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स में जो ऑर्डर लिखा करते हैं बच्चों, वो रो के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है तो हम ये लिखा करते हैं कि पहले जो आएगा वो रो आएगा, फिर दूसरा आएगा कॉलम आएगा। तो जो R इंटू सी का ऑर्डर है बच्चों, R इंटू सी का मतलब कि कितनी रो हैं गुणे कितने कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 रो थी तो हमने यहाँ लिखा 2 रो और कॉलम कितने थे? 3। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनाई गई है बच्चों, ये बनाई गई है 2 इंटू 3 मैट्रिक्स की। सभी लोगों ने बात जाना होगा बेटा कि यहाँ रो और कॉलम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैं सवालों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं या थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि मिसिंग नंबर्स के सवाल बनते कहाँ से हैं और किस तरीके से तैयार होते हैं। देखिएगा थोड़ा सा। और अगर मान के चलिए कि मैं एक मैट्रिक्स को डिनोट करता हूँ, इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ये मेरे पास सिंबल हो गया। अब मैं जो इसकी फिलिंग करूंगा वो फिलिंग होगी इसके एलिमेंट्स से या उसके मेंबर से फिलिंग होगी। अब इसके एलिमेंट या मेंबर कैसे रखे जाएंगे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा कि अगर ये रखी जा रही है इस तरीके से, तो ये इसकी रो है। ठीक है, ये इसकी क्या है? रो। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है HORIZONTL, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं रो को। क्या कहेंगे? ये मेरे पास रो है। पहली रो तो नाम R1, दूसरी रो नाम R2, अगर तीसरी रो होती है तो नाम दे देंगे हम लोग R3। यहाँ पर पहली रो हो गई, यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी रो, सेकंड रो हम लोग देते हैं, ये सेकंड रो, और उसके पहले फर्स्ट रो थी, रो फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास एलिमेंट रखने की जगह बचती है तो मैं बना देता हूँ रो थर्ड रो। तो मेरे पास यहां से 3 रो बन के आ गई, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। तो तीनों रो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके बीच में रखे जाने वाले होंगे वो एलिमेंट होंगे या हमारे मेंबर होंगे। और अगर इसी लाइनों को हम वर्टिकल में रख दें, अगर हम इसी लाइनों को क्या करें कि वर्टिकल में प्लेस कर दें, तो पहली जो रो बन के आएगी C1, दूसरी रो बन के आएगी C2, पहली जो कॉलम बन के आएगा C1, दूसरा कॉलम बन के आएगा C2 और तीसरा कॉलम जो बन के आएगा C3, और उसके बाद अगर एक स्पेस है तो C4।
तो मेरे पास 3 रो हो गई हैं और 4 कॉलम। तो जो ये मैट्रिक्स बनी है आपके पास, वो मैट्रिक्स बनी है 3x4 की, 3x4 की। तो जो आपको ये डिपेंड करेगा, ये दिखाएगा, ये भी बताएगा आपको कि कहीं ना कहीं जो ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रखे जाएंगे वो 3 रो के अंदर और 4 कॉलम के अंदर फिल किए जाएंगे। अब जरा मैं आपको एलिमेंट रख के दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारे एलिमेंट मैट्रिक्स में फिल किए जाते हैं और क्या चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। देखिएगा जरा, अगर आप एक बार के लिए मान लीजिए थोड़ा सा कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स को बनाता हूं, अगर मैं कोई भी अपनी एक मैट्रिक्स को शो करता हूं, बनाता हूं, तो अगर उसका पहला मेंबर होगा या पहला एलिमेंट होगा तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था बच्चों कि ये आपके पास जो होती है पहली रो को डिफाइन करता है, पहली रो, और ये आपका पहला कॉलम। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जो यहाँ पे मेंबर आएगा, अगर मैं मेंबर को ए मान लेता हूं, अगर इस पूरे मेंबर को मैं ए मान लेता हूं, तो मैं इसको कहूंगा A11। क्या कहूंगा? A11। वो A11 मैंने इसलिए कहा, पहली रो और पहला कॉलम। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी रो ऐसे बढ़ती चली जाएगी और नीचे बढ़ेंगे तो आपको कॉलम बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पास ए एलिमेंट है, मैं फिर से बता दूं कि आपके पास ए एलिमेंट है, तो मैंने आपको पहला रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A2। ठीक है, मैं बहुत प्यार से बेटा बहुत आराम से इसको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजों को समझ में आए और कोई भी चीजें आपकी मिसिंग में ना जाए। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये जो मेरी रो थी ना बच्चों, ये मेरी जो थी अपने पास रो, ये जो रो R1 थी, इसी की मैं एलिमेंट पहले लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा A1 यानी पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो है लेकिन इसका एलिमेंट कौन सा हो गया? दूसरा। और उसके बाद पहली रो है लेकिन इसका एलिमेंट कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, पहली रो तीसरा एलिमेंट, हाँ या ना। अगर इसी में हम बात करें, दूसरी रो हो गई है, ये रो कौन सी है? ये दूसरी रो हो गई है लेकिन उसका पहला एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो तीसरा एलिमेंट। तो इसी चीजों को हम अगर लाइन से इंडिकेट करें बच्चों, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर इसी को हम सीरियलिटी से इंडिकेट कर दें तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई पहली रो है और पहला इसका एलिमेंट है, यानी पहली रो पहली कॉलम। अगर आप सीधे देखेंगे तो ये आपका पहली रो बन गया, नीचे की तरफ देखेंगे तो पहला कॉलम बन गया। दूसरी बात, रो पहली है, रो कौन सी है? पहली ही है, लेकिन कॉलम कौन सा लग गया? कॉलम लग गया दूसरा, कॉलम सीधा दूसरा लग गया ना, ये वाला अपने पास पहली रो का पहला कॉलम था। रो पहली ही है, रो हमारे पास कौन सी? पहली ही है, लेकिन जो कॉलम लग जाएगा वो कॉलम लग जाएगा तीसरा। ठीक है, रो पहली, कॉलम कौन सा लग गया? तीसरा। अब देखिए रो कौन सी हो गई भाई? रो हो गई दूसरी, लेकिन कॉलम कौन सा है? पहला, क्योंकि दूसरी नंबर की रो आ गई ना, R2। उसके बाद इसको अगर हम देखेंगे तो ये रो कौन सी है? दूसरी रो है, और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी मेरे पास दूसरा है। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे ध्यान से, रो कौन सी है? रो दूसरी है, कॉलम कौन सा है? कॉलम मेरे पास तीसरा है। ठीक है, तो ये मैंने एलिमेंट के अपने नाम लिख दिए हैं। अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं दिए गए हैं या कोई भी एलिमेंट मेरे पास नहीं दिए गए हैं, तो मैंने क्या किया है? इस एलिमेंट का नाम लिख दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23। और इस ऑर्डर को हम कहेंगे कि अपने पास दो ऑर्डर है, यानी दो रो हैं और 3 कॉलम है, तो हम इसको कहेंगे 2x3 की मैट्रिक्स। हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि मेरे पास ये 2x3 की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करें तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर की तरफ देख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या बन के आता है। अगर मान के चलिए कि आपके पास 3x3 को आपको मैट्रिक्स बनानी है, हमको अगर 3x3 की मैट्रिक्स बच्चों लिखनी है, तो 3x3 की मैट्रिक्स लिखने का तरीका जो बनेगा आपके पास वो ये बनेगा कि पहली रो पहला कॉलम, तो नाम दे दिया हमने A11, क्योंकि पहली रो हो गई पहला कॉलम, पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया है, ये कॉलम दूसरा लग गया है, पहली रो है लेकिन कॉलम लग गया तीसरा, तो हमने नाम दिया एलिमेंट के A11, A12 और A13। उसके बाद दूसरी हो गई रो अपने पास, और कॉलम कौन सा हो गया? पहला। दूसरी अपने पास रो हो गई है, कॉलम कौन सा हो गया? दूसरा, और दूसरी रो है और कॉलम कौन सा हो गया? तीसरा। उसके बाद अगर हम बनाएंगे थर्ड रो के लिए, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो तीसरा कॉलम,
ये मेरे पास बन गया 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास क्या है इसके एलिमेंट। पेपर में आपको ऐसे एलिमेंट लिख के नहीं देगा, ये तो 12th क्लास की चीज़ों की बात है कि मैट्रिक्स एक खुद में एक चैप्टर होता है, तो उसमें ही सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन नंबर सीरीज में इसका काम आता है, इसलिए मैंने आपको एक डायग्राम, एक नोटेशन बना के दिखाया है कि इस तरीके से मैट्रिक्स का नोटेशन हमारे पास किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से निकल के ये आ गई। अब इसी में सवाल वो क्या करेगा आपसे कि सभी मेंबर्स की वैल्यू दे रखा होगा और आपसे यहाँ की वैल्यू पूछ लेगा, इस तरीके से पूछेगा, यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो देखिए बच्चों कि ऐसे सवालों करने के लिए आप कुछ भी दिमाग लगाइए। कुछ भी दिमाग लगाने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, आप ऑपरेटर की सहायता लेंगे, मैथमेटिकल की आप ऑपरेटर की सहायता लीजिए और प्लस करिए, चाहे माइनस करिए, चाहे इनटू करिए, चाहे डिवाइड करिए, चाहे स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका आंसर ऑप्शन से मैच करना चाहिए। और जो लॉजिक आप लगाएंगे वो लॉजिक रो के लिए और कॉलम के लिए सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, टाइप 1 के एग्जाम्पल हमारे पास कैसे बनते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सवाल, ठीक है, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बन के आई बच्चों, वो बन के आई 3 इंटू 3 का, लेकिन आपके पास ऐसे मैट्रिक्स बना के नहीं देंगे आपके में, क्या करेंगे सवालों को ये बॉक्स में बंद कर देंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में से बंद करके दे देंगे आपको। इस सवाल को ना रेक्टेंगुलर बॉक्स में से बंद करेंगे और ऐसे बॉक्स में बंद करने के बाद थोड़ा सा उसको फैंसी बनाएंगे। फैंसी कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉलम खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे रो खींच देंगे ऐसे। अभी आपका सवाल फैंसी बन गया। अब आपसे सवालों का तरीका ऐसे पूछेंगे, लेकिन आपको दिख भी रहा है कि मेरे पास ये मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में सवाल ये हमको दिया गया है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो इसका ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर का मतलब होता है लिखने का तरीका, ये कितनी रो है कितनी कॉलम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका ऑर्डर 3 रो और 3 कॉलम का है, 1 रो, 2 रो और तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो जो इसका ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 का है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है ऑर्डर से, लेकिन मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। मतलब हम इससे है कि हमारे जो ऑप्शन होंगे ना वो मैच करने चाहिए हमारे सवाल से। ठीक है, अगर हमारे ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे ऑप्शन अगर मैच कर जा रहे हैं, तब हमें उसी को फिल करना है इसके बॉक्स के अंदर जिसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में 0 है, दूसरे ऑप्शन में 2 है, तीसरे ऑप्शन में 16 है, इसमें 12 है। ठीक है, अब ये आपका टाइप 1 का बन जाता है। सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल बच्चों बनता है, बिल्कुल मिसिंग सम नंबर से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो बहुत बेसिक से सवाल बनता है, पढ़ाने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल बहुत बेसिक सवाल है बच्चों। सबसे पहला सवाल आपका बना है टाइप 1 का, जिसमें लिखा है कि आपके पास मैट्रिक्स का एक छोटा सा सवाल दिया गया है यहाँ पर कि आपके पास कुछ डिजिट्स लिख के और नंबर लिख के आपको डिनोट किया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर अगला नंबर या डिजिट क्या आएगा। भाई यहाँ पर एक तो नंबर हो गया, ये सब बाकी डिजिट लिखी गई हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है डिजिट के नंबर में से क्या आएगा। तो अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि भाई मैंने आपसे कहा था अभी कि आप कोई भी लॉजिक लगाइए। कोई भी लॉजिक लगाने का मतलब है कि ऐसा नहीं करेंगे कि भाई किसी का किसी से इंटू कर देंगे, किसी का किसी से प्लस माइनस कर देंगे। लॉजिक ये नहीं, लॉजिक का मतलब है कि चाहे आप एडिशन करिए बच्चों, नोट्स आप बनाते चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं बच्चों तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि आपको चीजें एक जगह पे लिखी नहीं मिलेंगी, फिर बार बार आप वीडियो को देखिएगा, या हो सकता है अगर आप नोट्स बना लेंगे ना तो चीजें आपको कम से कम आपकी भाषा में शॉर्ट हैंड में लिखी मिल जाएंगी कि आपने देखा कि सर ने मैट्रिक्स बताया था, सर ने मिसिंग नंबर बताया था, तो मिसिंग नंबर में इसको चेक करने का स्ट्रेटेजी ये होता है, इसे फोकस करेंगे, पेपर में जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो इतना काम कर लेंगे, काम हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, खुद के बनाए नोट्स, किसी और के बनाए नोट्स नहीं बच्चों, खुद के बनाए नोट्स। तो देखेंगे टाइप 1 के सवाल में जब हमने सब सवालों को सॉल्व करने का प्रण किया तो देखा कि सबसे पहले बात 4 ऑप्शन दे दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो मैंने आपसे कहा बच्चों कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके पास, इस मैट्रिक्स के पास जो सॉल्व करने का मेथड बनेगा या तो प्लस से बनेगा, या तो माइनस से बनेगा, या तो इनटू से बनेगा, या तो डिवाइड से बनेगा। इसके बाद या तो स्क्वायर करने से, ठीक है, या तो क्यूब करने से,
किसी की पावर स्क्वायर कर दें या किसी की पावर क्यूब कर दें, उससे भी स्क्वायर हमारा आंसर या क्यूब करने से आंसर बन सकता है, या फिर पावर 4 करके भी या पावर 2 करके भी। पावर 4 करके तो कभी आज दिन तक नहीं पूछा इतना लंबा सवाल, लेकिन स्क्वायर और क्यूब में तो अक्सर पूछा जाता है। तो देखेंगे कुछ भी आपको करना है, लेकिन जो काम करना है वो रो या कॉलम में ही करना है। जैसे मान चलिए कि आपने क्या किया कि R1 को, जैसे ये अपने पास R1 है, पहली रो है तो नाम दे दिया R1, ये दूसरी रो है तो नाम दे दिया R2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या काम किया कि R2 से R1 को माइनस कर दिया। R2 मतलब होता है रो दूसरी से रो पहली को माइनस कर दिया। तो 4 में से अगर 2 आप कम करिएगा तो कितना बचेगा 2। क्या यहाँ 2 लिखा है? नहीं लिखा है। 6 में से 3 कम करिएगा तो कितना बचेगा 3। तो क्या नीचे 3 लिखा है? 12 लिखा है। तो भी लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। 8 में से 4 कम कर दीजिएगा तो कितना बचा? 4 बचा। तो क्या यहाँ पे 4 लिखा है? ऐसा कुछ, ऐसा कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों की जो इसमें लॉजिक लगाया गया है वो माइनस करने का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि R2 में से R1 को माइनस कर देने पे नहीं बन रहा है। अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें, अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें एक बार के लिए कि हम इस R1 और R2 को आपस में क्या करें, जोड़ दें, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो क्या इस बॉक्स में 6 लिखा है? नहीं। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। क्या 9 लिखा है? नहीं। और 8 4 12 होते हैं, क्या यहाँ 12 लिखा है? तो जब ये लॉजिक इन दोनों में काम नहीं किया तो इसके लिए कैसे काम करेगा? ठीक है, तो लॉजिक देखने का तरीका आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हम रो में काम कर रहे हैं या जो हम कॉलम में काम कर रहे हैं उससे हमारा आंसर मैच करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि 4 और 2 आपने जोड़ा, कितना आया? 6। तो क्या 6 लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा है। तो लॉजिक काम ही आगे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब यहीं फेल हो गया तो आगे कैसे बढ़ेगा। या आप मान लीजिए कि कॉलम दूसरे से कॉलम पहले को आपने सब्ट्रैक्ट किया हो, 3 में से 2 किया, कितना बचा? 1। तो क्या यहाँ 1 लिखा है? नहीं लिखा है। 6 में से 4 किया, कितना बचा? 2। तो क्या है 2 लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इसी तरीके से सारे लॉजिक को लगा के चेक करना है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे या इनटू करने पे हमारा आंसर आ रहा हो। आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक उठा के लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। कैसे? 2 × 2 कितना किया? 2 का स्क्वायर कितना किया भाई? 2 का स्क्वायर। आप देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आंसर आया? अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। और इसी 4 को 2 टाइम्स फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आ गया? 8। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये इसका लॉजिक लग गया कॉलम 1 के लिए। तो कॉलम 1 में जो हमने लॉजिक लगाया वो लॉजिक ऐसा लगाया है कि 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 में तो आंसर आया 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 में तो आंसर हमारा आ गया 8। उसी तरीके से हम अगर 3 के लिए लॉजिक लगाएं, कॉलम 2 के लिए लॉजिक लगाएं तो 3 × 2 कितना होता है? 6। और 6 × 2 कितना होता है? 12। ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉजिक हमने कॉलम 1 में लगाया और जो लॉजिक हमने कॉलम 2 में लगाया वही लॉजिक को कंटिन्यू करके हमें कॉलम 3 में लगाना है। तो 4 × 1 4 होता है, 4 × 2 कितना होता है? 8। और 8 × 2 कितना होता है? तो हम जानते हैं 16। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा? 16। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा यही था कि लॉजिक के बेसिस पे सवाल हमारे किए जाएंगे। आपने देखा लॉजिक हमने कॉलम 1 के लिए लगाया, कॉलम 2 के लिए लगाया, वही लॉजिक हमारा कॉलम 3 के लिए भी सही बैठा। ठीक है, जरा अगले सवाल की तरफ देखिए। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। सवाल आपको दिया गया बेटा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में या एक मैट्रिक्स में जो इसका ऑर्डर दिया गया वो ऑर्डर दिया गया 2 × 3 का। ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 × 3 का। यानी रेक्टेंगुलर रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है उसी को मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इस रेक्टेंगुलर रो में और कॉलम में जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो है 2 रो हैं अपने पास और 3 कॉलम हैं। और सही बात है भाई कि पहली रो ये बन के आ गई
और दूसरी रो अपने पास नीचे वाली बन के आ गई। कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम अपने पास बन के आ गए। तो आप ये दिमाग लगाइए कि भाई पहले कॉलम में और पहले रो में यानी A11 में 1 लिखा है, A12 में 2 लिखा है, A13 में 3 लिखा है। अब ये A11, A12, A13 क्या है? तो मैंने आपसे बताया था ये हमारे मेंबर्स हैं या हमारे एलिमेंट्स हैं इसी मैट्रिक्स के लिए। तो हमने देखा कि पहले में, दूसरे में और तीसरे में, पहले में, 8वें में भाई बॉक्स की तो फिलिंग तो है ही, लेकिन लास्ट वाले बॉक्स में हम क्या रख दें कि हमारा पूरा ऑर्डर ये कंप्लीट हो जाए। अब रखना क्या है, कैसे क्या रखना है, ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर हम रखें तो क्या रखें। भाई 6 को भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक लगना चाहिए ना वो सभी के लिए सेम बैठना चाहिए। कुछ तो कारण होना चाहिए 6 को रखने का यहाँ पर, तो वही कारण आपको बताना है। लेकिन उसको बताने के लिए जो आपको सहायता लेनी है बेटा, वो सहायता आपको लेनी है 4 ऑपरेटरों की। बेसिकली 4 ऑपरेटरों को सहायता लेनी है। एक पहला ऑपरेटर हो जाएगा प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा इनटू का और चौथा डिवाइड का। इन पहले आप 4 ऑपरेटर की सहायता लीजिए। पहला भाई इन 4 ऑपरेटर से दिमाग लगाइए, क्या हमने 1 से 1 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर 1 मिल रहा है, 2 से 8 को डिवाइड किया तो क्या 2 मिल रहा है, या 3 से किसको हम डिवाइड कर देंगे 3 मिल रहा है। कोई भी लॉजिक आप काम करिए, प्लस पे लॉजिक पे काम करिए, माइनस के लॉजिक पे काम करिए, इनटू पे काम करिए, चाहे डिवाइड पे काम करिए, आपका आंसर आना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे आप स्क्वायर का लॉजिक लगा लीजिए, चाहे आप क्यूब का लॉजिक लगा लीजिए, चाहे स्क्वायर करके +1, चाहे स्क्वायर करके -1, चाहे क्यूब करके +1, चाहे क्यूब करके -1, ऐसा आप कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं और आपका आंसर सही बैठ रहा है ऑप्शन से, तो आपका आंसर सही मान ले जाएगा। क्योंकि लॉजिक लगाने के तरीके एक नहीं है, या ऐसा भी नहीं कि जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ उसी लॉजिक से ही आंसर आएगा। आप खुद का भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जो आप लॉजिक लगाएंगे ना बच्चों, वो सभी रो के लिए और सभी कॉलम के लिए सेम होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगा कि जो काम आप रो में करेंगे वही काम सभी रो में करना पड़ेगा, जो भी काम आप कॉलम में करेंगे वही काम आपको सभी कॉलम में भी करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है बेटा कि 1 है, 1 क्या लिखा है 1, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं बच्चों, 1 का हम क्या कर दें क्यूब, तो 1 का जब आप क्यूब करिएगा तो इसका आंसर होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स दैट 1। 1 का क्यूब कीजिएगा तो आंसर कितना आया 1। 2 का क्यूब करेंगे आप, तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इक्वल टू आएगा 8, यानी 2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीपल में लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यानी 2 का भी क्यूब हमने किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉलम 1 में हमने लॉजिक लगाया है क्यूब का, वही लॉजिक हमने कॉलम 2 में भी लगाया है, वो भी क्यूब का। तो कॉलम 1 में लॉजिक लगा दिया क्यूब का, कॉलम 2 में लॉजिक लगा दिया क्यूब का। अब कॉलम तीसरे की बारी, और कॉलम तीसरे में भी लॉजिक लगाएंगे हम लोग क्यूब का। तो जब आप 3 का क्यूब करिएगा तो 3 का क्यूब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही बैठेगा सी। तो हमारा आंसर आ गया सी 27। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने यहाँ से ये देखा कि भाई कितनी आसानी से हमने सवालों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। ये सभी सवाल हमारे बच्चों टाइप 1 के सवाल हैं, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं बेटा, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है, लेक्चर 1 है हमारा मिसिंग नंबर का। तो मिसिंग नंबर्स की क्लास 1 में आप ये देख पाएंगे बेटा कि बहुत आसानी से सवाल हमारे पूछे जाएंगे और बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को बना लेंगे, क्योंकि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक हमारा पूरा मिसिंग नंबर खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा। इससे बड़े टाइप इसके तो बनते ही नहीं है। ये सभी सवाल हमारे टाइप 1 के बच्चों। ये जो मैंने आपको मैट्रिक्स बनाया बच्चों वो 3 इंटू 4 किया है। तो बार बार मैट्रिक्स बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे कि इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3 रो हैं आपके पास और 4 आपके पास बने हैं कॉलम। अब मैं इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है इसके 8, तीसरा ऑप्शन इसके पास 10 है और चौथा ऑप्शन इसके पास 12 है। अब आप ये बताइए लॉजिक लगाकर कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा इस सवाल के अकॉर्डिंग या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
लॉजिक लगाने के लिए आपके पास मैंने ऑप्शन दिए हैं, चाहे वो प्लस का लगाइए, चाहे वो माइनस का लगाइए, चाहे वो इनटू का लगाइए, या चाहे डिवाइड का लगाइए। चारों में से कोई भी अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं तो लेकिन वो सभी कॉलम के लिए और सभी रो के लिए कंफर्ट या फिक्स बैठना चाहिए, ठीक है। तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप सब आंसर सही कर लेंगे। लेकिन अगर आपने लॉजिक चेंज कर दिया कि एक कॉलम के लिए अलग, रो के लिए अलग, फिर अगले कॉलम के लिए अलग, अगले रो के लिए अलग, तब सवाल हमारा यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने आधे आधे पे लॉजिक लगा दिया, आधा लॉजिक अलग, आधा लॉजिक अलग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सवाल में कहा क्या गया है। तो आपने देखा कि इस सवाल में 3 रो दिया गया है। पहली रो दी गई है, ये आपकी दूसरी रो दी गई है, और ये आपकी तीसरी रो दी गई है। तो R1, R2 और R3, इन तीनों रो में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि तीनों रो में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिया ही गया है भाई। डिफरेंस कुछ ना कुछ तो दिया ही गया है, साथ ही साथ आपको ये भी दिया गया देखने को मिलेगा कि इन तीनों रो में कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर का एडिशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इन तीनों रो में कुछ ना कुछ आपको चीजें कॉमन मिलेंगी, और वो कॉमन चीज आपने पहचान ली तो आपका समझ लो टाइप 1 का सवाल समझ में आपको आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि पहली रो और दूसरी रो को यहाँ पे ऐड किया गया और आंसर निकाला गया है। तो यानी इसमें लॉजिक जो लगाया है बेटा, वो लॉजिक ये लगा है कि आप पहली रो को, रो 1 को रो 2 से जोड़ दीजिए तो आपको रो मिल जाएगी थर्ड। क्या मिल जाएगी? रो थर्ड मिल जाएगी। यानी R1 को और R2 को आपस में आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा R3, रो थर्ड आपको मिल जाएगा। ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, और ये आपके पास क्या है? रो 3। तो आपने देखा कि अगर मैं इसके एलिमेंट्स को जोड़ दूं, R1 और R2 के एलिमेंट्स को मैं जोड़ दूं, तो R1 ये है, R2 अपने पास ये है, इन दोनों एलिमेंट्स को मैं आपस में जोड़ दूं तो 2 और 1 कितना होता है? 3, यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 और 2 कितना होता है? 6, ये आपस में लिखा हुआ है। 7 और 3 कितना आपस में? 10, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और 3 और 2 आपस में कितना होता है? आपको पता है 3 और 2 आपस में होता है 5, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सही बैठेगा? ऑप्शन सही बैठेगा 5। ये इतना आसानी से, बहुत आसानी से चीजों को हमने किया और ये देखा कि कितना आसानी से सवाल हमारा ये हो गया। तो इसी तरीके सवाल हमारे टाइप 1 में आते हैं। थोड़ा सा टाइप 1 को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ बच्चों, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। जरूरी नहीं है कि आपको सवाल ऐसे रेक्टेंगुलर में बना के पूछा जाए, आपको सर्किल बना के भी पूछा जा सकता है, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन में दे दे रहा हूं बच्चों, 36, बी ऑप्शन 64, और उसके बाद सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन 25। अच्छा, अब कई बार बच्चों के मन में ये डाउट आ गया कि सर आपने यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो भी ऑप्शन में भी 16 दे दिया तो सेम सेम बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है? लॉजिक लगाइए, अगर आपका सेम बैठ रहा है तो ऑप्शन आप टिक करिए, लेकिन लॉजिक आपका सही होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक गलत है तो ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो जाएगा। लॉजिक सही है तो आपको सही ना सही कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। लॉजिक मैंने आपसे क्या कहा? लॉजिक आपके पास ऐसा होना चाहिए, या तो प्लस का लगाएंगे बच्चों, ठीक, कोई किसी ना किसी को हम जोड़ रहे हैं, या फिर माइनस का लगाएंगे, या फिर इनटू का लगाएंगे, या फिर आप लगाएंगे डिवाइड का। इन चारों में से अगर आप कोई भी सही लॉजिक लगा दे रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ से सही हो जाएगा और हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लॉजिक आप लगाएंगे बच्चों, फिर से मैं कहता हूँ कि लॉजिक आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बैठना चाहिए। चलिए चेक करिए लगा के भाई, आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही बैठ रहा है, कौन सा सही होगा। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चीजें टफ नहीं है। फिर से आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज इसमें टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ गया होगा, क्योंकि जो इसमें लॉजिक लगाया गया बेटा, वो लॉजिक लगाया है स्क्वायर का। कि आपने सबसे पहले यहाँ पर किया 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर किया? 2 का आपने स्क्वायर किया तो आपको मिल गया 4, सही बात है। 2 का स्क्वायर किया आपने 4, तो उसके बाद आपने किया 3 का स्क्वायर, जब आपने 3 का स्क्वायर किया आपको मिल गया 9। उसके बाद आपने स्क्वायर किया 4 का, इसका स्क्वायर किया आपने 4 का, तो आपको मिल गया यहाँ पे 16। और उसके बाद आपने स्क्वायर किया यहाँ पे कितने का? 5 का। जब आप 5 का स्क्वायर करिएगा तो आपका कितना जाएगा?
25। लेकिन किसी ना किसी बच्चे के मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर हम कसम खा के बैठे हैं कि सर 5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम 6 का ही स्क्वायर करेंगे या 8 का ही स्क्वायर करेंगे। हमने कसम खाया है और उसी कसम के तहत हम इसका स्क्वायर करेंगे, उसके अलावा कोई स्क्वायर करेंगे नहीं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि लॉजिक हमारा सेम होना चाहिए। जब आप लॉजिक की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे सीरियलिटी को फॉलो किया गया है। अगर आप देखेंगे सीरियलिटी को फॉलो किया है, पॉजिटिव इंटीजर तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं सीरियलिटी से कॉन्सिक्यूटिव से। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो आपने देखा 4 के बाद 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर सीधे क्या आया 5 आया। तो हमने क्या किया है कि कॉन्सिक्यूटिव को फॉलो किया है, लगातार को फॉलो किया है और कॉन्टिन्यूटी को नहीं ब्रेक किया हमने, क्योंकि जो इंटीजर्स की अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती तो उसमें पूरे लॉजिक में चेंज हो जाता। तो हमने देखा पहले 2 का स्क्वायर, फिर हमने देखा 3 का स्क्वायर, फिर हमने 4 का स्क्वायर देखा, फिर उसके बाद हमने किसका स्क्वायर देखा 5 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर रखना ही यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठेगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों 25। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे टाइप 1 के लिए बनते हैं, किसके लिए नंबर सीरीज के लिए। तो अगर क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगल का दिया गया हो या फिर क्वेश्चन हमारा सर्कल में दिया गया हो, खूब आसानी से बच्चों आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 के सवालों को समझने का तरीका बेटा यही है। और इसी टाइप 1 के सवाल को थोड़ा सा बेटा मैं लास्ट इस टाइप 1 का सवाल जो होता है बेटा इसका मॉडरेट लेवल में आपको दे देता हूँ। ये तो बहुत ईजी लेवल था इसका। कुछ बच्चों का आंसर तो लिखते ही आ गया होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किसी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ पा रहा होगा। तो ये आप मान के चलिए कि आपको इसमें परेशान या घबराने की बात कोई नहीं यहाँ पर है, क्योंकि सभी बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि यार तुम फेल हो गए, तुमको नहीं आ रहा है तो उसको एक ही बात बता दीजिएगा, फेल का फुल फॉर्म। अगर आपसे कोई फेल करके आपको चलाता हो तो आप कह दीजिएगा भाई हम फेल का फुल फॉर्म हम जानते हो, तो कहेगा नहीं, तो कह दीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये होता है फेल का फुल फॉर्म। भैया हम पहले अटेम्प्ट में सीख रहे हैं, लर्निंग की स्टेज में सीख रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो सीखते समय तो गलतियां होती है ना। जब अगर आप बाइक चलाना भी सीखोगे या कार चलाना भी सीखोगे तो 10 बार आप गिरेंगे, 10 बार बाइक को ठोकेंगे, या हो सकता है कि साइड से कट निकालेंगे, या कुछ भी ऐसा होता है, डेंट वेंट बनेगा। और नहीं भी बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी कसम खा के मत बैठ जाएगी सर हमने बाइक चलाना सीख लिया था लेकिन हमारे कोई बाइक में डेंट वेंट नहीं लगा। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हो सकता है उस काम में पहले आपको नाकामयाबी मिले, फेल मिले, तो फेल से घबराइए मत। आप ये सोचिए कि भाई उस काम में आप ये मेंटलिटी बना के मत चलिए ना भाई कि हमको फेल नहीं मिलेगा। आप यही सोच के चलिए कि अगर हम इस काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमको इस काम में नाकामयाबी भी साथ मिले पहले। तो घबराइए मत, उसको दोबारा से करिए। अगर थॉमस अल्वा एडिशन ने बेटा और बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता, ठीक है, बल्ब का अगर आविष्कार नहीं किया होता तो उन्होंने फेल का मजा चखा नहीं होता बेटा। अगर फेल का बेटा उन्होंने मजा चखा तभी तो बल्ब का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके एक्सपेरिमेंट 999 बार फेल हुए थे। 999 बार उनके एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद 1000वें बार उनका कहीं एक्सपेरिमेंट जाके सक्सेस हुआ था। अगर वो 1000वें बार तक कोशिश नहीं करते तो क्या आज आप बल्ब की रोशनी में हम लोग रह पाते हैं या रोशनी में रह पाते? कभी नहीं रह पाते। हाँ, दिन की रोशनी में रहते, रात की रोशनी में अंधेरे में रहते, ठीक है, वही दिया जला के, ठीक है, दीपक जला के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बल्ब बना तो बल्ब के पीछे की जो एक्सपेरिमेंट वो ये बतलाती है, ये सिखाती है हमको कि भाई हार मत मानो, प्रैक्टिस करो, आंसर आएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कैसे नहीं आएगा। कसम खा लो, कसम आप ना करने की खा सकते हो तो कसम आप करने की भी तो खा सकते हो ना। अगर आपने सोचा था कि हमको नहीं आ रहा है, हमने कसम खा ली हम कितना पढ़ रहे नहीं आ रहा है, तो ये भी तो कसम खा लो कि क्यों नहीं आ रहा है। सीखने की कसम खा लो आप, तो आपका वही चीज ना पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन इसका 10 है, दूसरा ऑप्शन इसका 12 है, तीसरा ऑप्शन इसका -4 है और चौथा ऑप्शन इसका 5 है। अब इतनी देर में तो, जितनी देर में मैंने बेटा आपको लेक्चर दिया उतनी देर में तो आपका आंसर आ भी गया होगा। देखिए सवाल हमारा टफ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं आपको तो बता दूं कि टाइप 1 का ही सब सवाल है। मैं फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी नए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल से, मैं लिख दे रहा हूँ टाइप 1 के सवाल। इस टाइप 1 के सवाल में बच्चों सबसे पहली बात
आपको करने का तरीका मैंने आपको बताया, या तो स्क्वायर लगाइए, या तो क्यूब लगाइए, या तो प्लस लगाइए, या तो माइनस लगाइए, या इंटू लगाइए, या डिवाइड लगाइए। इस सवाल में दोनों लगा हुआ है, क्योंकि इन सवाल का जो लेवल है टाइप 1 में ही इसका लेवल जो है मॉडरेट का है। मॉडरेट का मतलब है मध्यम, इजी मतलब बहुत आसान, और एडवांस का मतलब थोड़ा सा मध्यम से हल्का सा ऊपर। आपने देखा कि -1 लिखा हुआ है, तो -1 का जब आप स्क्वायर करिएगा, देखिएगा यहाँ पर -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -1 को 2 बार लिखना है, तो आप भी लिख सकते हैं -1 इंटू -1। तो आप कहेंगे आप यहाँ पे आप ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में 2 ऑपरेटर अगर साथ में लगा दीजिएगा तो पता नहीं चल पाएगा कि पहले प्लस करना है कि पहले माइनस करना है। हाँ, वो क्या अलग बात है कि आपको पता है कि पहले क्या करना है, लेकिन लिखने का सही तरीका ब्रैकेट लगा के ही होता है, कि जब 2 ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो उनको ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है। तो -1 इंटू -1 करिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका +1, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हमने वही लिखा है 1। लेकिन 1 में जब आप फिर से 1 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आंसर आएगा 2। तो ये लॉजिक हमने यहाँ कॉलम 1 के लिए लगाया है, और अगर यही लॉजिक कॉलम 2 के लिए सही बैठेगा तो डेफिनेटली यही लॉजिक हमारे कॉलम 3 के लिए ही बनेगा। तो कॉलम 1 के लिए लॉजिक क्या लगा कि -1 का पहले हमने स्क्वायर किया तो क्या बना 1, और 1 में 1 को जोड़ दिया तो क्या बना 2। फिर आप देखिए -2 का स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा 4 बनेगा, और 4 में 1 को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा 5, आ गया आंसर हमारा। -3 का स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9, और 9 में अगर आप 1 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 10, हमारे हो गया आंसर। तो ये सवाल हमारे टाइप 1 के हैं। इसी तरीके से टाइप 2 के सवाल, टाइप 3 के सवाल बनेंगे, और टाइप 3 तक बताते आते तक आपका पूरा सिमट जाएगा। आपको सवाल टफ नहीं लगेगा, मतलब नंबर सीरीज तो आपको कतई टफ नहीं लगेगी, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए, और देखते रहिए बेटा हमारे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।